बढ़ते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हमने जो बात की थी अभी तक, वो बात की थी इसके कुछ पॉइंट्स की, जैसे कि व्हाट इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसमें बताया गया था कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट और प्लांट ब्रीडिंग इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर क्रॉप वेराइटीज। इसके अलावा आपको बताया गया था डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। इसके अलावा आपको बताया गया था कि देर आर टू डिफरेंट मेथड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी पुरानी हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप लोगों को बताया गया था कि बहुत पहले से यदि हम देखें तो बेबीलोनियंस और एसीरियंस के एक रिपोर्ट्स मिलती हैं जिन्होंने डेट पाम में क्रॉस पॉलिनेशन किया। कैमरेरियस ने प्लांट के अंदर ये पता लगाया कि उनके अंदर जेंडर या सेक्स होता है, मेल फीमेल प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं। कॉटन मेथर ने आइडेंटिफाई किया कि नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है मेज में। और इसके बाद एक फेमस नाम आता है थॉमस फेयरचाइल्ड का, जिन्होंने पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड डेवलप किया। जैसा आप लोगों को पता है कि स्वीट विलियम और कार्नेशन पिंक को क्रॉस करा के उन्होंने फेयरचाइल्ड्स म्यूल नाम का एक फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड डेवलप किया, जिसकी स्पीसीज है डायंथस कैरियोफिलस बारबेटस। इसके बाद जर्मन साइंटिस्ट जोसेफ कॉलरिटर ने टोबैको में काफ़ी सारे हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप की। इसके बाद एक नाम आता है नाइट, जिन्होंने फ्रूट वैरायटीज़ में हाइब्रिडाइजेशन किया। और इसके बाद एक फेमस नाम है नॉर्मल बोरलॉग का, जिनको माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इंडिया में जैसे आपको पता है कि एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इसके अलावा आप लोगों को बताया गया था कि द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज जस्ट सक्सेसफुल ड्यू टू द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ। And after the Mendel's law, we came to know that the characters are inherited and they can be transferred from one generation to another. इसके बाद यदि हम एडवांस टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पे साइटोजेनेटिक्स और मॉलिकुलर जेनेटिक्स दो ऐसे पार्ट हैं जिन्होंने काफ़ी आसान कर दिया है क्रॉप इम्प्रूवमेंट को, जिसमें हम एक तरह से आर्टिफिशियली सेल्स को फ्यूज कर सकते हैं और आल्टर कर सकते हैं उनके जीनोम को। एम्स ऑब्जेक्टिव्स की यदि हम बात करें तो ये आप लोगों को बताया गया था कि मेन एम और ऑब्जेक्टिव क्रॉप इम्प्रूवमेंट का है, फर्स्टली टू इम्प्रूव एग्रोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली यूजफुल कैरेक्टर्स इन क्रॉप प्लांट्स, और दूसरा इनकॉर्पोरेटिंग एज मैनी डिजायरेबल कैरेक्टर्स एज पॉसिबल। तो एक ही प्लांट के अंदर जितने भी मैक्सिमम सुपीरियर कैरेक्टर्स होंगे इतना ही ज़्यादा अच्छा उसको हाइब्रिड माना जाएगा। और इसमें हमने बात की थी कि यदि हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स की बात करें, कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम एक तरह से प्रायोरिटी पर रखते हैं। इसमें हाई यील्ड है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, ड्रॉट, फ्रॉस्ट, सैलिनिटी एंड फ्लड है। इसके अलावा साइज, कलर, शेप, टेस्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी टू वाइड जियोग्राफिकल रीजन्स एंड शॉर्ट क्रॉप रोटेशन। तो दीज आर द कैरेक्टर्स वी ऑलवेज लुकिंग फॉर। अब इसके बाद यदि हम बात करें व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो देर आर मेनली 5 मेथड्स। फर्स्ट इज प्लांट इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें प्लांट इंट्रोडक्शन की, इट इज इंट्रोड्यूसिंग प्लांट इनटू न्यू रीजन फ्रॉम इट्स ग्रोइंग लोकेलिटी। तो ऑलरेडी जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ से एक नए रीजन में हम इसको ले जाते हैं, वहाँ पे ग्रो कराते हैं। Plant introduction can be carried out between 2 districts, 2 states, 2 countries or 2 continents. And generally
tourists, scientists, researchers, etc. introduce several plants into their respective countries. तो ये मेनली हमारे एक तरह से वेक्टर्स हैं जिनके द्वारा प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं आसानी से। यदि एडवांटेजेस की बात करें हम, तो प्लांट इंट्रोडक्शन के एडवांटेजेस, सबसे पहली बात तो इट इज़ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। इट रिक्वायर्स ओनली सम स्किल बट नॉट साइंटिफिक नॉलेज। ये आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा इसके लिए एक टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी कर सकता है ये काम। बस उसको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई कहाँ से कहाँ पे वो स्पीसीज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द न्यू वेराइटीज कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जो भी नई वेराइटीज डेवलप हो रही हैं उनको हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हैं। एंड फर्दर दिस सर्व एज जर्म प्लाज बैंक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। आगे के लिए भी एक तरह से हमारे पास एक स्टॉक बन जाता है और वहाँ से हम फर्दर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए मटेरियल यूज कर सकते हैं, चाहे वो पॉलन की फॉर्म में हो, चाहे वो कटिंग की फॉर्म में हो, चाहे रूट स्टॉक की फॉर्म में हो। तो कई तरह के हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन यदि हम लिमिटेशंस की बात करें तो कई सारे लिमिटेशंस भी हो सकते हैं इंट्रोडक्शन के। पहला, द इंट्रोड्यूस प्लांट मस्ट बी एक्लिमेटाइज्ड टू द न्यू एनवायरनमेंट, अदरवाइज इट पेरिसेस। तो यदि हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में प्लांट को लेके जाते हैं जहाँ पर वो एक तरह से उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट इंट्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल लोकेलिटीज। तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि जहाँ कहीं सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहीं पे वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा sometimes along with the introduced plant material, pathogens and weeds also seek entry into the new locality and may grow luxuriantly in the new climatic condition. तो सबसे बड़ा नुकसान इंट्रोडक्शन का ये हो सकता है कि जब भी हम कोई सीड या कोई प्लांट मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं तो कई बार क्या होता है, उस प्लांट मटेरियल के साथ साथ कुछ पैथोजेंस या वीड्स आ जाते हैं जो नई लोकेलिटी में ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और बाकी जो दूसरी क्रॉप्स हैं उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें कई एग्जाम्पल हैं। आप पार्थेनियम का इमेज देख रहे हैं। पार्थेनियम इसी तरह से गेहूं के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। और एक हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट और पोटैटो डिजीज कॉज करता है। ये भी पोटैटो के साथ यूरोप से इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्वारंटाइन लॉज को फॉलो करें, यानी कि पहले हम एक तरह से बॉर्डर पर चेक कर लें कि उसके अंदर कोई हार्मफुल वीड या फिर पैथोजन इंट्रोड्यूस तो नहीं हो रहा। इसके बाद यदि हम बात करें अचीवमेंट्स की, तो देर आर सेवरल अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। जैसे व्हीट में कई सारी वैरायटी, रिडली वैरायटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुई, सोनोरा 63, 64 मैक्सिको से इंट्रोड्यूस हुई। मेज में डिक्सीज 11, 22 एंड टेक्सास 21 अमेरिका से इंट्रोड्यूस हुई। टोमेटो में साइक्स वैरायटी फ्रॉम अमेरिका। स्वीट पोटैटो में FA17 वैरायटी फ्रॉम चाइना। एंड राइस में टाइचिंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान एंड IR8 फ्रॉम फिलीपींस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि देयर आर अचीवमेंट्स। अब इसके बाद सेकेंड आता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन जैसे नाम से ही कुछ ना कुछ क्लियर होता है कि इट इज चूजिंग द प्लांट्स फ्रॉम पॉपुलेशन विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर कल्चर। यानी कि एक बड़ी पॉपुलेशन है और उसके अंदर से हमें कुछ सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को चूज करना है। यदि हम बात करें सिलेक्शन की, तो इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड। पहले से ही फार्मर्स इस चीज़ को करते आए हैं कि अपनी क्रॉप से उन्होंने जो भी सुपीरियर कैरेक्टर्स के प्लांट्स हैं उनसे सीड को कलेक्ट किया और नेक्स्ट ईयर उसको सो कर दिया। तो इस तरह से लगातार इम्प्रूवमेंट क्रॉप के अंदर होता रहता है।
और बाद में जाके कई बार ऐसा होता है बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म हमारी वैरायटी डेवलप हो जाती है। यदि हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो नेचर के अंदर नेचुरल सिलेक्शन अपने आप चलता रहता है। चार्ल्स डार्विन ने एक तरह से थ्योरी भी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसमें एक इमेज आप देख सकते हैं कि जिराफ का एक एग्जाम्पल है कि जिराफ ने धीरे धीरे अडेप्टेशन की और अपने जो गर्दन की लंबाई है उसको बढ़ाया। यदि उसकी गर्दन की लंबाई नहीं बढ़ती तो वो भूखा मर जाता। तो इसलिए यदि आपको सरवाइव करना है तो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा, एक्लिमेटाइज करना होगा। यदि हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मैन मेड होता है और बेसिकली सिलेक्शन इज द बेसिस फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड बाय सिलेक्शन। ग्रेटर द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द क्रॉप द बेटर आर द रिजल्ट्स। कहने का मतलब यह है कि सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम ऐसी क्रॉप्स में उसको करें जहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितने ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे क्रॉप के अंदर इतनी ही हमें आसानी होगी उसमें से चूज करने में। तो यदि हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन 3 तरह का हो सकता है, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन एंड क्लोनल सिलेक्शन। तो 1 बाय 1 हम बात करते हैं। सबसे पहले मास सिलेक्शन की। मास सिलेक्शन जैसे नाम से पता लग रहा है, मास यानी कि फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्लांट्स हैं, उनमें से हमें कुछ को चूज करना है। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द सिलेक्शन एंड इज यूजफुल इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मास सिलेक्शन को हम हमेशा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही अप्लाई करते हैं, यानी कि जिन क्रॉप्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहाँ पे मोस्टली हम मास सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। द फार्मर एवरी ईयर selects the best appearing plants in his field and collects the seed from those plants to raise the next generation crop. तो जैसा अभी आपको बताया गया था शुरू में कि अपने फील्ड से कुछ प्लांट्स पहले से फार्मर सेलेक्ट कर लेता है जिनकी हाइट या अपीयरेंस या सीड क्वालिटी या एक तरह से उसकी हेल्थ को देखते हुए कुछ प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको जो है अलग से रखा जाता है एक तरह से प्रोटेक्शन में, और बाद में हार्वेस्टिंग के समय उनका जो सीड है वो अलग रख लिया जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसके बाद वो सीड नेक्स्ट ईयर सो किया जाता है और उससे हमें चांसेस रहते हैं कि एक बेटर वैरायटी मिले, बेटर क्रॉप मिलने के चांसेस रहते हैं। दिस प्रैक्टिस इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड ईल्ड ऑफ द क्रॉप। तो लगातार हम यदि इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, हर साल हम मान लीजिए बेटर प्लांट्स को चूज करें, उसके बाद उनसे सीड लें और नेक्स्ट ईयर फिर उसको सो कर दें, तो क्या होगा कि लगातार वो इम्प्रूव होती जाएगी वैरायटी। बेस्ट रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन द हेट्रोजाइगोसिटी विद इन द क्रॉप वेराइटीज। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जितनी हेट्रोजाइगोसिटी क्रॉप के अंदर होगी, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे साथ साथ, इतने ही चांसेस हैं उसके इम्प्रूव होने के। तो इसमें चांसेस क्या रहेंगे, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स होंगे और बेटर रिजल्ट देने की गुंजाइश रहेगी। इट टेक्स अबाउट 8 years टू प्रोड्यूस ए वेराइटी बाय दिस मेथड। तो एक अंदाजा है, ज़्यादा भी लग सकता है समय और थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 8 years कम से कम रिक्वायर्ड होते हैं एक तरह से मास सिलेक्शन के थ्रू हम एक प्योर वैरायटी डेवलप करने की। यदि हम एडवांटेजेस की बात करें इसकी, तो इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। देयर इज़ नो नीड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एक्सेप्ट सम अमाउंट ऑफ स्किल। देयरफॉर इट इज़ मोर ऑफ एन आर्ट देन ए साइंस। तो एक तरह से कहना चाहिए इसको कोई साइंटिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई ऐसा स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट है।
सिंपली कोई भी कर सकता है, एक फार्मर भी इस काम को आसानी से कर सकता है। तो ये एक तरह से आर्ट है, साइंस नहीं है। इट इज़ द ओनली मेथड टू इम्प्रूव वाइल्ड एंड लोकल क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटीज। ठीक है, इट इज़ द ओनली मेथड टू इम्प्रूव वाइल्ड एंड लोकल क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटीज। तो यदि हम देखें तो ये मोस्टली वाइल्ड और लोकल क्रॉस पॉलिनेटेड वेराइटीज में इसको हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं या डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। सिलेक्शन इज बेस्ड ओनली ऑन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, यानी कि हम कैरेक्टर्स जो भी देख पा रहे हैं वो केवल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं। चलिए खैर, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो मोस्टली फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है, और कई बार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट हेरिडिटी ऑन दैम। तो कई बार हम एक तरह से इन्फ्लुएंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है बाद में जाके कुछ और उसमें चेंजेस आ जाएं। सिंस देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, रिजल्ट्स आर अपेरेंट फॉर ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज ये भी है इसका कि हमने एक बार मान लीजिए सीड्स कलेक्ट कर लिए और उसके बाद शो कर दिए, तो नेक्स्ट जनरेशन में तो शायद बेटर हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद फर्दर उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। बाद यदि हम बात करें अचीवमेंट्स ऑफ मास सिलेक्शन, तो कई सारी वेराइटीज़ यहाँ पे मास सिलेक्शन के थ्रू डेवलप हुई हैं। इसमें ग्राउंड नट की TMB1 है, TMB2 है, कॉटन में धारवाड़ अमेरिकन एंड दोदाहट्टी लोकल, कंबोडियाज, ये कुछ वेराइटीज़ हैं कॉटन में, और बाजरा में पूसा मोती। ये कुछ वेराइटीज़ हैं जो कि मास सिलेक्शन के थ्रू डेवलप हुई हैं। अब हम सेकंड टाइप पर आते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन। द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस इंडिविजुअल इज नोन एज प्योर लाइन। चूजिंग द डिजायर्ड प्योर लाइन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ प्योर लाइन्स इज कॉल्ड ए प्योर लाइन सिलेक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए, आप डिफरेंस समझिए। अभी तक जो हम बात कर रहे थे मास सिलेक्शन के केस में, वहाँ पे हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन थी और उसमें एट ए टाइम वी वर सेलेक्टिंग मोर देन वन प्लांट। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज़ तो एक डिफरेंस समझ लीजिए मास सिलेक्शन से। मास सिलेक्शन में हमने बताया था आपको कि मास सिलेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्योर लाइन सिलेक्शन को हमेशा हम सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस क्रॉप्स में अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एक सिंगल प्रोजेनी से ही हम डेवलप कर लें। तो जैसे कि हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी एक सिंगल प्लांट मान लीजिए, उससे हमने सीड लिए और उसके बाद उनको अलग अलग हमने शो कर दिए। तो चूजिंग द डिजायर्ड प्योर लाइन्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ प्योर लाइन्स इज कॉल्ड एज प्योर लाइन सिलेक्शन। तो हम कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी उनके अंदर डेवलप कर लें। द टर्म प्योर लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाज सजेस्टेड बाय जॉनसन। तो यदि प्योर लाइन सिलेक्शन की बात करें तो ये जो टर्म है वो जॉनसन ने सजेस्ट की थी। इट इज अप्लाइड टू ओनली सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स, जैसा आपको बताया। इन दिस 200 to 300 प्लांट्स आर सेलेक्टेड फर्स्ट एंड ग्रोन सेपरेटली। तो जैसे हमने बताया कि इंडिविजुअली हमने प्लांट्स को सेलेक्ट किया, उनका जो सीड है वो हमने मिक्स नहीं करा। मास सिलेक्शन में तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने 100-200 प्लांट सेलेक्ट कर लिए,
उनके सीड्स को हमने मिक्स कर दिया और फिर वापस नेक्स्ट ईयर उसको सो कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो भी प्लांट सेलेक्ट किए हैं 100, 200, 300, उनको अलग अलग सीड्स को अलग अलग रखा और ग्रो भी सेपरेटली उनको कराया। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनका कंपेरेटिव देखेंगे ग्रोथ। सुपीरियर प्लांट्स इन एवरी रो आर आइडेंटिफाइड एंड सीड इज कलेक्टेड एंड सोन इन द नेक्स्ट सीजन। अब इसके बाद हमने क्या करा, अलग अलग रो उनकी डेवलप कर ली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और फिर हमने देखा कि उन कंपेरेटिवली कौन सी रो में हमारी जो ग्रोथ है वो सुपीरियर है। उसके आधार पे हम फिर उस रो का सीड कलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर उसको सो करेंगे। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड फॉर 10 ईयर्स टू प्रोड्यूस ए न्यू वेराइटी। तो लगभग 10 साल तक इस प्रोसेस में हमें लग सकते हैं। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात करें यदि हम प्योर लाइन सिलेक्शन की, तो पहला एडवांटेज, दिस इज द ओनली मेथड टू इम्प्रूव लोकल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो पहली बात तो यहाँ पे हम केवल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए इसको क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये उनके लिए यूजफुल है। इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी एंड consequently all the progeny developed by the method are phenotypically and genotypically uniform। यहाँ पे हमारी कोशिश यही है कि हम यूनिफॉर्मिटी या होमोजाइगोसिटी डेवलप करें क्रॉप के अंदर, जबकि मास सिलेक्शन में हमारी कोशिश रहती थी हेट्रोजाइगोसिटी के लिए, यानी कि डिफरेंट नए करेक्टर्स आए। लेकिन यहाँ पे हम चाह रहे हैं जो भी सुपीरियर करेक्टर्स हैं वो ही डेवलप रहें, उनमें कोई अल्ट्रेशन ना हो। लिमिटेशंस की यदि हम बात करें तो देयर इज नो चांस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द करेक्टर्स नॉट एग्जिस्टिंग इन द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज कह लीजिए इसको, कि जो पहले से करेक्टर हैं क्रॉप के अंदर, जो भी हमने सेलेक्ट किए हैं प्योर लाइन्स, उसके अलावा कोई नया करेक्टर उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, तो वहाँ पे कोई नया करेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा। केवल जो पहले से ऑलरेडी वहाँ पे करेक्टर्स हैं उनको ही हम सस्टेन कर सकते हैं। आफ्टर रीचिंग द हायर लेवल ऑफ होमोजाइगोसिटी देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जब एक बार होमोजाइगोसिटी यूनिफॉर्मिटी पूरी डेवलप होगी तो उसके बाद देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर डेवलपमेंट, तो उसके बाद हम कुछ चेंज उसमें नहीं कर सकते। इसके अलावा प्लांट शो पुअर एक्लिमेटाइजेशन ड्यू टू होमोजाइगोसिटी। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, बिकॉज ऑल प्लांट्स आर यूनिफॉर्म, they will show the similar characters, and if any plant is not suitable for new environment it means all plants are not suitable for same environment। तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसा करेक्टर है सभी प्लांट्स के लिए, तो यदि मान लीजिए ग्रो नहीं कर पा रहा कोई प्लांट तो सारे ही नहीं कर पाएंगे, जबकि मास सिलेक्शन में वेरिएशन है, हो सकता है कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाएं कुछ ना करें। एंड लास्ट वन इज इट इज द मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेबोरियस प्रोसेस देन मास सिलेक्शन। यहाँ पे आप पहले से ही बहुत ज़्यादा आपको लेबर करना पड़ रहा है, सबको सेपरेट करना पड़ रहा है, सबके अलग अलग ग्रो कराना पड़ रहा है, तो इसलिए उसके मुकाबले ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड इट रिक्वायर्स स्किल, मिक्सिंग ना हो जाए, बड़े ध्यान से आपको करने की ज़रूरत है। इट रिक्वायर्स स्किल एंड साइंटिफिक नॉलेज एंड इट इज़ मोर एज साइंस देन आर्ट। मास सिलेक्शन हम कह रहे थे इट इज़ मोर एज आर्ट देन साइंस, यहाँ पे हम कह रहे हैं इट इज़ मोर एज साइंस देन आर्ट। इसके अचीवमेंट्स की यदि बात करें तो कुछ वेराइटीज़ डेवलप हुई हैं, जैसे ग्राउंड नट में HG8, KT18, CO4, 6, 10, 14, wheat में NP4, 6, 12 एंड K13 एंड 54। तो कुछ वेराइटीज हैं जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन के थ्रू डेवलप हुई हैं। अब इसमें लास्ट टाइप आता है आपका क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो पहले तो आपको समझने की जरूरत है क्लोन क्या होता है। तो क्लोन हम कह सकते हैं कि बेसिकली क्लोन इज कॉपी ऑफ सेम जीनोटाइप, यानी कि
कोई भी प्लांट है, यदि उसको हम वेजिटेटिवली प्रोपगेट कराते हैं तो एक तरह से उसकी कॉपी डेवलप होती है, यानी कि उसके जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं आता, और सेम कैरेक्टर्स नए प्लांट में भी होंगे। तो हम इस टाइप के सिलेक्शन को केवल उन्हीं प्लांट्स में अप्लाई करते हैं जो कि वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो सकते हों, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कॉल्ड एज क्लोन। तो जितने भी प्लांट सेम प्लांट से हम इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सभी को हम क्लोन कह सकते हैं। चूजिंग द डिजायर्ड क्लोन्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ क्लोन्स फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड एज क्लोनल सिलेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास क्लोन्स अवेलेबल हैं, एक ग्रुप ऑफ क्लोन से हम एक डिजायर्ड क्लोन को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्लोनल सिलेक्शन कह रहे हैं। इंडिविजुअल्स ऑफ ए क्लोन आर फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली सेम। तो यदि हम बात करें तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्लोन के सेम होंगे, उनका फिनोटाइप भी सेम होगा और जीनोटाइप भी सेम, बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, सेम बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही ये सेम होगा। द यूनिट्स ऑफ क्लोनल सिलेक्शन आर सेट्स इन सुगर केन, कटिंग्स इन रोजेज, ट्यूबर्स इन पोटैटो, बल्ब्स इन अनियन एंड सकर्स इन बनाना। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम क्लोनल सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। शुगर केन हो गया, रोज है, जितनी भी फ्रूट स्पीसीज हैं मोस्टली सभी, इसके अलावा पोटैटो है, बल्ब अनियन है, आपका बनाना है। तो जहाँ पे हम जो प्रोपगेट कर रहे हैं प्लांट को, वो या तो ट्यूबर के थ्रू कर रहे हैं, या कटिंग के थ्रू कर रहे हैं, या फिर शकर या बल्ब के थ्रू या राइजोम के थ्रू कर रहे हैं, तो वहाँ सभी केसेस में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि मोस्टली जो भी वेरिएशन यहाँ यदि डेवलप होता है तो हम बिटवीन क्लोन्स तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर डिफरेंट होंगे, लेकिन यदि हम विद इन क्लोन बात करें तो डिफरेंस केवल तभी आएगा जब म्यूटेशन होगा। तो यहाँ पे पॉइंट भी है। तो पहले मेथड की यदि बात करें, कुछ पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं उससे रिलेटेड। हेल्दी पार्ट्स ऑफ हेल्दी प्लांट्स सेलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ डिजायर्ड फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स आफ्टर फील्ड टेस्ट। तो हम जो भी एक तरह से डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे रोज की हम बात करें तो रोज में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर के फ्लावर हम देख पा रहे हैं। तो हमारा जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी कलर में इंटरेस्ट है, हम उस कलर के प्लांट से मटेरियल ले लेंगे। सिलेक्शन इज मेड बिटवीन द क्लोन्स। हम बिटवीन क्लोन के बीच में आपस में हम सेलेक्ट करेंगे। यदि विद इन क्लोन की बात करें, एक ही क्लोन में हम यदि करना चाहते हैं तो वहाँ पे केवल वेरिएशन तभी डेवलप होगा जब वहाँ पे म्यूटेशन होगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लोकल एंड इंट्रोड्यूस्ड वेराइटीज। ये केवल लोकल और इंट्रोड्यूस वेराइटीज में ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा द सेलेक्टेड क्लोन्स आर टेस्टेड फॉर 3 years इन डिफरेंट रीजनल रिसर्च स्टेशंस एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग क्लोन्स आर रिलीज्ड एज न्यू वेराइटीज। इसमें कंपेरेटिवली टाइम आप देखें तो थोड़ा कम है, 3 साल के अंदर ही हम एक तरह से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं नई वेराइटी के रूप में। द टाइम टेकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए वेराइटी बाय दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप। तो यानी कि जो टाइम इसमें लग रहा है वो डिपेंड करेगा कि भाई हमारे क्रॉप का जो रोटेशन साइकिल है वो कितना बड़ा है। तो रोटेशन टाइम के हिसाब से वो डिपेंड करेगा, तो थोड़ा वेरी कर सकता है। यदि हम बात यहाँ पे करें एडवांटेजेस की, तो क्लोनल सिलेक्शन के एडवांटेज, प्रोजेनी ऑफ क्लोन रिमेन्स स्टेबल फॉर ओनली एनी नंबर ऑफ जनरेशन। कहने का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता, जीनोटाइप सेम बना रहता है, तो आप काफ़ी समय तक उसको लगातार ग्रो करा सकते हैं और उसमें एक तरह से कैरेक्टर जो है स्टेबल बने रहेंगे।
हाइब्रिड विगर ऑफ द प्रोजेनी कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर एनी नंबर ऑफ जनरेशन। तो देखिए हाइब्रिड विगर बेसिकली क्या होता है, आपको पता है जिसको हम हेट्रोसिस कहते हैं या हाइब्रिड विगर। तो ये जब भी हम कोई हाइब्रिड डेवलप करते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन का हाइब्रिड है F1 का, उसके अंदर पेरेंटल जो करेक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर करेक्टर्स हमें मिलते हैं, यानी कि दोनों पेरेंट्स के मुकाबले हाइब्रिड के अंदर ज़्यादा सुपीरियर करेक्टर्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन जब हम उसको दोबारा सेल्फिंग कराते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा उगाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं, कुछ वेरिएशन, कुछ नए जीन्स ऐड होते जाते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा सुपीरियर करेक्टर है कहीं ना कहीं एक तरह से कम होते जाते हैं उसमें करेक्टर्स, और उसकी जो सुपीरियरिटी है वो कम हो जाती है। तो हाइब्रिड विगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कहीं भी एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई क्रोमोजोमल वेरिएशन नहीं आ सकता। तो इसलिए कितने ही जनरेशन तक हम लगातार उसको ग्रो कराते रहें उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसके अलावा लिमिटेशंस की यदि हम बात करें तो इट इज़ लिमिटेड टू ओनली वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। तो केवल हम उन्हीं क्रॉप्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल है। एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू जीनोटाइप। अब एक जीनोटाइप है उसी को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो इसमें देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर जीनोटाइप डेवलपमेंट, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई नया जीनोटाइप डेवलप नहीं हो सकता। यदि हम अचीवमेंट्स की बात करें क्लोनल सिलेक्शन की, तो यहाँ पे पोटैटो में जैसे कुफरी रेड, कुफरी सफ़ेद, ये वेराइटीज़ डेवलप हुई हैं, और मैंगो में मुंडप्पा, पेड़ा, नीलम, ये कुछ वेराइटीज़ हैं जो कि डेवलप